गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। आज हम आपका थर्ड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। पेज नंबर 149 आप निकाल लेंगे। इसका नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, आपकी सामाजिक और राजनीतिक जीवन। अब हम आपका ये वाला पढ़ेंगे। ज्योग्राफी में मैंने आपके 3 चैप्टर करा दिए हैं, अब आपका इसमें सिविक्स में कराऊंगी मैं। तो इसके लिए बच्चों आप ज्योग्राफी में ही हाफ़ कॉपी बना लेंगे इसकी सेपरेट, ठीक है। ज्योग्राफी की कॉपी है, उसमें हाफ़ पोर्शन इसके लिए रख लेंगे और उसे बड़ा बड़ा लिख देंगे यूनिट थर्ड सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। तो हम इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, इंडिया एक कंट्री और यूनाइटी एंड डिवर्सिटी। तो बच्चों इंडिया के बारे में हम जानेंगे। इंडिया क्या है? एक कंट्री है। कैसी कंट्री है? जिसमें यूनिटी यानी कि यूनिटी इन डिवर्सिटी। डिवर्सिटी मीन्स होता है विभिन्नता और यूनिटी मीन्स एकता। एक ऐसी कंट्री है इंडिया जिसमें बहुत सारी विभिन्नताएं होने के बाद भी क्या है? एकता है। तो हम जानेंगे कौन कौन सी विभिन्नताएं हैं हमारे इंडिया में, है ना। और इतनी सारी विभिन्नता होने के बाद भी क्या है? एकता है। तो बच्चों इसमें हम पहले देखेंगे आपका फिजिकल डिवर्सिटी एंड कल्चरल डिवर्सिटी। डिवर्सिटी मीन्स विभिन्नता। तो फिजिकल डिवर्सिटी कैसे है कि इंडिया में फिजिकल डिवर्सिटी का मतलब है देखने में जो विभिन्नताएं हैं इंडिया में। कैसे? देखो बच्चों, कहीं पे क्या है? माउंटेन है इंडिया में, कहीं पे प्लेट्यूज हैं, कहीं पे प्लेन्स हैं। यानी कहीं पे तो पहाड़ हैं, कहीं पे पठार हैं, कहीं पे प्लेन्स यानी कि समतल भूमि है जहाँ पे हम रहते हैं, है ना। तो ये तो हो गया आपकी फिजिकल डिवर्सिटी। नेक्स्ट है फिर आपका कल्चरल डिवर्सिटी। तो कल्चरल डिवर्सिटी कैसे है? इंडिया क्या है? एक वास्ट कंट्री यानी कि बहुत ही बड़ा देश है ना। पॉपुलेशन के मामले में वर्ल्ड का सेकंड नंबर पे है पॉपुलेशन में। फर्स्ट में चीन है, तो सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पे पॉपुलेशन किसकी? इंडिया की ही है। तो यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे क्या है? कल्चरल डिवर्सिटी है, यानी कि हर स्टेट में अलग कल्चर है ना। वहाँ के लोग अलग अलग धर्म मानते हैं, अलग अलग परंपराओं को मानते हैं। तो हम इन सब को पढ़ेंगे। अब बच्चों क्या इसमें क्या दिया हुआ है? हाँ, फिजिकल डिवर्सिटी कैसे कैसे है कि कहीं पे तो इंडिया में क्या है? बहुत गर्मी है, यानी कुछ स्थान तो बहुत ज़्यादा गर्म है, कुछ स्टेट, है ना। और कहीं पे क्या है? बहुत ज़्यादा ठंड है। जैसे लद्दाख है, लद्दाख में क्या है? लद्दाख क्या है? एक्सट्रीमली कोल्ड है, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडा है। और जबकि जो डेजर्ट है, कहाँ पे? राजस्थान में डेजर्ट है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी है, एक्सट्रीमली हॉट है। उसी प्रकार जो हमारा मेघालय है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, हैवी रेनफॉल होता है। और जबकि हमारा जो डेजर्ट है, वहाँ पे रेन होती ही नहीं है, बहुत कम रेन होती है, वहाँ पे सूखा पड़ता है। तो इतनी ज़्यादा फिजिकल डिवर्सिटी है इंडिया में। और जो हमारा वो है कल्चर डिवर्सिटी है, तो कल्चर में क्या क्या आ गए? आपकी लैंग्वेज, रिलीजियस कस्टम्स, फूड हैबिट्स एंड ड्रेसेस। तो आपने देखा है कि इंडिया में इतने सारे स्टेट्स हैं। कितने स्टेट हैं बच्चों? अब तक 29 थे, अब 28 हो गए हैं, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, अब वो स्टेट नहीं है, ठीक है। तो हमारे इतने सारे स्टेट हैं, तो हम किसी भी स्टेट में चले जाएँ, वहाँ की लैंग्वेज अलग होती है, वहाँ के जो है कपड़े पहनने का ढंग अलग होता है, वहाँ पे खाने की डिशेज़ अलग बनाई जाती हैं, अलग खाई जाती हैं, वहाँ की लैंग्वेज अलग होगी, वहाँ के रहन सहन का तरीका अलग होगा, वो अलग धर्म मानते होंगे। तो इतनी सब विभिन्नताएं हैं। फिर भी क्या भारत, इतनी सारी विभिन्नताएं, इतने सारे स्टेट होने के बाद भी क्या है? भारत एक भारत एक देश है, इतनी यूनिटी है। तो जो आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे हम पढ़ेंगे डिवर्सिटी इन द फैमिली स्ट्रक्चर। अब सबसे पहले तो हमारी डिवर्सिटी क्या है? फैमिली स्ट्रक्चर में ही है। हमारे इंडिया में 2 टाइप्स की फैमिली पाई जाती हैं। कौन कौन सी? जॉइंट फैमिलीज एंड न्यूक्लियर फैमिली। तो जॉइंट फैमिली क्या होती हैं? जिसमें कम से कम 3 पीढ़ियाँ एक साथ रहती हैं, है ना। तो पहले हम जानेंगे इसके जॉइंट फैमिली के बारे में। तो जॉइंट फैमिली में कौन कौन रहते हैं? पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट्स और कज़न्स। हम सब एक साथ, ये सब लोग एक साथ रहते हैं एक ही फैमिली में। और लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है? न्यूक्लियर फैमिली ओनली पेरेंट्स एंड देयर अनमैरिड चिल्ड्रन लिव टुगेदर एंड मेक अ फैमिली। जो न्यूक्लियर फैमिली होती है उसमें केवल पेरेंट्स रहते हैं और उनके अनमैरिड बच्चे रहते हैं एक साथ एक परिवार में।
तो जॉइंट फैमिली एंड द न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम हैव देयर रिलेटिव्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो बच्चों इंडिया में 2 टाइप्स की फैमिलीज पाई जाती हैं, जॉइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिलीज। तो इनके अब कुछ एडवांटेज भी हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेज मीन्स लाभ और डिसएडवांटेज मीन्स हानि। तो पहले हम जानेंगे जॉइंट फैमिली के बारे में कि इसके क्या क्या एडवांटेज हैं। इन अ जॉइंट फैमिली ऑल द मेंबर्स हेल्प ईच अदर। बच्चों जो जॉइंट फैमिली होती है उसमें मेंबर्स ज़्यादा होते हैं तो वो एक दूसरे की ज़्यादा हेल्प कर पाते हैं। सॉरी, फील सिक्योर बिकॉज वेन एवर देयर इज एनी प्रॉब्लम अदर आर रेडी टू हेल्प एंड द प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय म्यूचुअल कोऑपरेशन। तो बच्चे एक दूसरे की हेल्प कर पाते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम में होता है तो आपसी समझ से उसको सुलझा लेते हैं, उस प्रॉब्लम का कोई ना कोई हल निकाल लेते हैं। तो सेकंड पॉइंट है इन अ जॉइंट फैमिली द चिल्ड्रन कैन बी लुक्ड आफ्टर मोर इफेक्शनलिटी बाय द ग्रैंड पेरेंट्स और अदर फैमिली मेम्बर्स। तो जो हमारी जॉइंट फैमिली होती है उसमें बच्चों को जो है प्यार ज़्यादा मिलता है बड़ों का, क्योंकि जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स उनके साथ रहते हैं तो उनको ज़्यादा प्यार दे पाते हैं, बच्चों को उनका ज़्यादा ख्याल रखते हैं। फिर थर्ड है इंडिया एज एन एग्रीकल्चर कंट्री। जो इंडिया है ये कैसा कृषि प्रधान देश है, क्योंकि यहाँ पे जो ज़्यादातर लोग हैं वो कृषि यानी कि खेती बाड़ी पर निर्भर हैं। अब खेती जब कृषि होगी खेती होगी तो उसमें क्या ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है खेती करने के लिए, है ना। तो अगर जॉइंट फैमिली होगी, फैमिली मेम्बर ज़्यादा होंगे तो वो कृषि जब ही कर पाएंगे। न्यूक्लियर फैमिली कृषि नहीं करती है तो उसमें जो है ज़्यादा मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि क्या क्या करने के लिए, प्लोइंग करने के लिए सॉइल की, सीड्स डालने के लिए, वाटरिंग करने के लिए, हार्वेस्टिंग करने के लिए। तो जॉइंट फैमिली एग्रीकल्चर सिस्टम के अकॉर्डिंग ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है बच्चों, अब जैसे कि हमारा देश विकसित होता जा रहा है तो ऐसे ही न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा होती जा रही हैं और जो जॉइंट फैमिली है वो दिन पे दिन कम होती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि जो जॉइंट फैमिली है उसमें डिसएडवांटेज भी पाई जाती हैं, इसीलिए। तो हम डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। ए जॉइंट फैमिली समटाइम्स बिकम एन ऑब्स्ट्रक्शन इन द प्रोग्रेस ऑफ इंडिविजुअल। जो बच्चे जॉइंट फैमिली होती हैं उसमें अगर एक व्यक्ति जो है अपनी समझ से अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कोई काम नहीं कर पाता, उसे दूसरों के अकॉर्डिंग यानी दूसरों की पसंद के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, तो वो उसकी प्रोग्रेस में बाधा बनती है। सेकंड है समटाइम्स इन अ जॉइंट फैमिली वी सी दैट सम मेंबर्स आर मोर एक्टिव। जो कभी कभी हम देखते हैं जॉइंट फैमिली में जो है बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, उनमें कुछ मेंबर तो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, है ना, और कुछ क्या होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, इनके कामचोर होते हैं, काम नहीं करना चाहते, है ना। तो क्या होता है, जो काम करते हैं और कुछ काम नहीं करते, तो फिर क्या होती है, आपस में लड़ाई होती है। तो ये क्या एक डिसएडवांटेज है जॉइंट फैमिली का। फिर थर्ड पॉइंट है इन बिग सिटीज़ हाउसिंग इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। बच्चों हमें पता है कि आजकल शहरों में जो है बड़ा घर होना बहुत मुश्किल है ना, जगह की कमी है, महंगाई है। तो जॉइंट फैमिली को बड़ा घर चाहिए होता है, लेकिन क्या बड़ा घर ना होने के कारण क्या है, न्यूक्लियर फैमिली जो जॉइंट फैमिली है न्यूक्लियर फैमिली में डिवाइड हो रही है, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली जो है वो छोटे हाउस में भी एडजस्ट हो जाती है। फिर है अब हमारा न्यूक्लियर फैमिली के एडवांटेज। बच्चों न्यूक्लियर फैमिली में क्या होंगे, पेरेंट्स होंगे और उनके बस 1-2 बच्चे होंगे। तो उसमें क्या होता है, ज़्यादा काम नहीं होता है, तो जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को ज़्यादा प्यार कर पाते हैं, उनका ख्याल रख पाते हैं। तो सेकंड है इन ए न्यूक्लियर फैमिली ऑल मेंबर्स आर फ्री टू डू व्हाट दे लाइक। न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, कोई व्यक्ति जो करना चाहता है वो उसे कर सकता है, कोई भी उसे रोक टोक करने वाला नहीं होता। और न्यूक्लियर फैमिली के डिसएडवांटेज क्या है बच्चों, इन a nuclear family all members become independent and they do not want any interference of other person in their matter। बच्चों जो न्यूक्लियर फैमिली होती है उसके जो मेंबर होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, यानी कि स्वतंत्र हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी मैटर में कोई भी आदमी जो है रोका टोक नहीं करता है। फिर सेकंड पॉइंट चिल्ड्रंस यानी कि बिगड़ जाते हैं।
फिर सेकंड पॉइंट है चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स हैव नो टाइम टू स्पेंड विद ईच अदर। बच्चों जो हमारी न्यूक्लियर फैमिली होती है उसमें पेरेंट्स काम करते हैं, है ना, तो बच्चों के साथ वो है टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं। आपने देखा होगा कि पेरेंट्स अपने काम में बिजी रहते हैं तो बच्चों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो ये क्या है, डिसएडवांटेज हैं न्यूक्लियर फैमिली के। फिर आपका सेकंड पॉइंट है सोशियो इकोनॉमिक डिवर्सिटी, यानी कि बच्चों सामाजिक आर्थिक विभिन्नताएं। इकोनॉमिक आर्थिक यानी कि पैसे से रिलेटेड। बच्चों आपने देखा होगा इंडिया में जो है इकोनॉमिक डिवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, कि जो अमीर हैं यानी कि जो रिच पर्सन है वो बहुत ज़्यादा रिच हैं, और जो पुअर हैं वो इतने ज़्यादा पुअर भी हैं कुछ लोग कि उनको 2 टाइम की रोटी भी नहीं मिल पाती है ना, कि वो जो है से गरीबी रेखा से भी नीचे जीवन यापन करते हैं। तो ये जो है इकोनॉमिक डिवर्सिटी इंडिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, कि जो इंडिया का 1/4 जो पॉपुलेशन है, 1/4 जो पॉपुलेशन है वो तो रिच है, और बाकी 3/4 जो पॉपुलेशन है वो आज भी क्या पॉवर्टी में ही जीवन यापन कर रहे हैं, गरीब में जीवन यापन कर रहे हैं, है ना। जैसे कौन कौन लैंडलेस फार्मर्स हो गए, स्मॉल फार्मर्स हो गए, और जो हैं हमारे डेली वेजेस अर्नर्स हैं वो क्या है, पुअर हैं, गरीब हैं। तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो गरीबों के लिए और गरीबी दूर करने के लिए समय समय पर बहुत सारी योजनाएं लॉन्च करती रहती है। नेक्स्ट है फिर आपका रिलीजियस एंड कास्ट डिवर्सिटी। बच्चों हमारा इंडिया है, इंडिया को रिलीजन के आधार पर क्या स्टेट्स में डिवाइड किया हुआ है, रिलीजन्स और लैंग्वेज के बिहाफ पे। तो क्या है, इंडिया में बहुत सारे धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, है ना। रिलीजन में धर्म, कौन कौन से धर्म मानने वाले लोग रहते हैं बच्चों, हिंदुज़्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज़्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म। बच्चों हिंदुज़्म यानी कि हिंदू धर्म, फिर इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, बुद्ध धर्म और जैन धर्म। तो इतने सारे धर्मों को मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं इंडिया में। लेकिन वो क्या है, वो अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, कि जो व्यक्ति जिस धर्म को अपनाना चाहता है वो उसको अपना सकता है, ठीक है। तो कोई भी उसको रोक नहीं सकता कि नहीं तुम्हें बौद्ध धर्म ही लेना है, कि तुम्हें जैन धर्म ही लेना, नहीं। जो जिस धर्म का अनुयायी है वो उस धर्म को आसानी से उसका पालन कर सकता है। फिर है आपका लैंग्वेज डिवर्सिटी। लैंग्वेज का मतलब लैंग्वेज, ठीक है। तो जो लैंग्वेज डिवर्सिटी भी है, कैसे कि जो अलग अलग स्टेट हैं सब में अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, तो हर स्टेट की अलग लैंग्वेज है ना। यहाँ पे क्या है, थोड़ी थोड़ी दूरी पे ही क्या इंडिया में लैंग्वेज चेंज होती रहती है, यानी कि जो पंजाब में रहते हैं लोग वो पंजाबी बोलते हैं, जो बंगाल में रहते हैं वो बंगाली बोलते हैं, और भी लैंग्वेज हैं। हाँ, जो असम में रहते हैं वो असमी बोलते हैं, उड़ीसा में रहने वाले उड़िया बोलते हैं, महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं, तमिलनाडु में तेलुगु बोलते हैं। तो यानी कि हर स्टेट में अलग लैंग्वेज है, तो हमारी लैंग्वेज डाइवर्सिटी भी है इंडिया में। फिर इसके बाद यूनाइटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि बच्चों अब हम देखेंगे कि अभी हमने सारी क्या पढ़ी, डाइवर्सिटी पढ़ी इंडिया में, कि कितनी सारी डाइवर्सिटी हैं। रिलीजियस डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज है, इकोनॉमिक है, और फैमिली डाइवर्सिटी भी है यहाँ तक की। तो हम पढ़ेंगे इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद ही एकता किस तरीके से है। बच्चों आपको पता है अंग्रेज़ों ने इंडिया पे शासन किया था, है ना। तो फिर इंडिया को स्वतंत्र कराने के लिए जो सभी धर्म हैं वो एक साथ आए, चाहे वो हिंदू, सिख, मुस्लिम, रिच हों, पुअर हों, कोई भी हों। उन्होंने भारत को आज़ाद कराने के लिए सब लोग एक साथ आए और सबने एक दूसरे को सहयोग किया। तो इंडिया अंग्रेज़ों ने चाहे कितनी भी कोशिश की, उन्होंने क्या कोशिश की कि हम इंडिया को क्या करेंगे, डिवाइड एंड रूल करेंगे, यानी कि धर्मों में बांटेंगे और उन पर शासन करेंगे, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाए। तो इस तरीके से क्या है, इंडिया में यूनाइटी है। और दूसरा कि इतनी सारी विभिन्नताएं होते हुए भी सब लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं सम्मान।
मतलब कोई भी किसी को ये नहीं कह सकता कि तुम इस धर्म के हो तो हम तुमसे नहीं बोलेंगे, है ना। सबके टेम्पल अलग अलग हैं, सब अपने धर्म को अपनाने के लिए पूर्ण तरीके से स्वतंत्र हैं। फिर हम नेक्स्ट आपका अगली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप यहाँ तक अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।